तो ये है Motorola Edge 40 Neo जो कि इन दिनों बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। लोग इसे बाय करना चाहते हैं बट मिलता ही नहीं है। बट अगर गलती से ये फोन मिल जाए तो क्या इसको बाय करना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए? बिकॉज कि इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है, जैसे कि इसकी बैटरी बहुत कम चलती है, फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसमें हीटिंग इशू है और कैमरा भी इसका 19-20 से ठीक ठाक है। तो जितनी इसकी हाइप है, क्या उसके हिसाब से ये फोन सच में वैल्यू फॉर मनी है, सच में वर्थ इट है या फिर बिल्कुल भी नहीं? तो आपके सभी डाउट मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। बिकॉज कि ये फोन मैंने पहले सेल में बाय कर लिया था 28 सितंबर को और ये मुझे रिसीव हो चुका था 5 अक्टूबर को। आज है 21 अक्टूबर, यानी कि लगभग 16 दिन हो चुके हैं इसको मुझे यूज करते हुए। मैंने इसमें अपना एयरटेल का सिम डाला, मैंने इसमें उन सभी एप्स को डाउनलोड किया, बाद में उसको यूज भी किया जो कि आप और मैं रेगुलर यूज करते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है Moto Edge 40 Neo को यूज करने का, इसको मैं आपको क्लियरली शेयर करूंगा विदाउट आपको कंफ्यूज किए, ताकि आप भी डिसाइड कर पाओ कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो देखो, पिछले कुछ 2-3 दिन पहले इसमें एक अपडेट भी आ चुका है जो कि इसका सिक्योरिटी पैच अपडेट है, जिसकी साइज है 424 MB की और इस सितंबर में का सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो मैंने अपने Moto Edge 40 Neo में अपडेट कर लिया है, इसको इंस्टॉल भी कर लिया और अभी फोन को यूज भी कर रहा हूं। तो इसके बाद से इसमें क्या कुछ चेंज हुए, क्या बैटरी बैकअप अच्छा हुआ है या फिर हीटिंग इशू कम हुआ है या फिर जो भी कुछ बात है, ये सब कुछ आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो हम बैटरी बैकअप, हीटिंग और कैमरा के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं इससे कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में जो कि मुझे सच में अच्छे लगे। और मैंने आपको टाइम स्टैम्प भी देके रखा हुआ है, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वीडियो देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो भाई देखो, Moto Edge 40 में आपको मिलते हैं 2 वेरिएंट और ये जो मेरे पास में वेरिएंट है ये है वेगन लेदर फिनिश के साथ में। इसमें एक और वेरिएंट है जो कि आता है एक्रेलिक ग्लास के साथ में, लेकिन ज्यादा बेस्ट मुझे लगता है ये वेगन लेदर वाला फिनिश। जैसे मैंने फोन हाथ में पकड़ा तो फोन बहुत ही स्लिम है, यानी कि पतला फोन है और साथ में फोन बहुत ही हल्का भी है। इसका वेट है 171 ग्राम, यानी कि हाथ में ज्यादा हेवी फील नहीं होगा आपको। और ये फोन थोड़ा टॉल यानी कि लंबा फोन है और साथ में डिस्प्ले कर्व है। तो फोन का डिस्प्ले बोलो या फिर फोन बोलो, साइड से थोड़ा छोटा लगता है, ऐसे मुझे स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन एक्चुअल में छोटा नहीं, आप बाद में इसके यूज टू हो जाओगे। इसमें जो फ्रेम है वो है प्लास्टिक की, Moto Edge 40 में थी मेटल की फ्रेम, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक की है। लेकिन यहाँ पे प्राइस कम रखी है, स्पेक्स भरपूर है, तो छोटी मोटी कमी तो आपको देखने मिलेगी जो कि इतना बड़ा मैटर नहीं करती। तो फर्स्ट इंप्रेशन में फोन का लुक, इसका डिजाइन, इसका जो इन हैंड फील है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें आपको मिलते हैं 2 स्टीरियो स्पीकर और मोटो की अच्छी बात क्या लगी कि इनका जो आउटपुट है बहुत ही लाउड है और बहुत ही क्लियर है, बहुत ही कमाल का है। और साथ में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है और जो डिस्प्ले है इसका वो भी आउटस्टैंडिंग है। 6.55 इंच का एक POLED कर्व डिस्प्ले जो कि आता है 144 हर्ट्ज के साथ में। ये 10 बिट का पैनल है और ये HDR10+ कंटेंट को भी सपोर्ट करता है और आप इसमें YouTube के अंदर 4K HDR फुल क्वालिटी के ऊपर वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो बिना अटके। बट जो OTT प्लेटफॉर्म है यानी कि नेटफ्लिक्स वगैरह, वहां पे आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलता। और इसकी पिक ब्राइटनेस है 1300 निट्स की, जो कि इंडोर आउटडोर सफिशिएंटली ब्राइट है, कोई भी आपको इश्यू देखने नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको मिलती है NEG ग्लास प्रोटेक्शन, यानी कि निपॉन इलेक्ट्रिक ग्लास। तो ये गोरिल्ला ग्लास के मुकाबले में कहाँ पे स्टैंड करता है? तो भाई अब तक यहाँ पे क्लियर कुछ भी नहीं है, बिकॉज कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ बस 2 हफ्ते से और मैंने इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया, फिर भी यहाँ पे सिंगल सा कोई भी स्क्रैच नहीं है। बट आपको रिस्क नहीं लेने का, आप जैसे स्मार्टफोन बाय करते हो तो आपको प्रोटेक्टर लगवा लेना है। आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं ऑनलाइन कोई अच्छा होगा तो आप मुझे बता दो। अगर कोई अच्छा UV टेम्पर्ड ग्लास होता है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ऑफलाइन बाय करके वहां से उनके हाथ से लगवा लो। ऑफलाइन में इजिली आपको 250-300 के आसपास से मिल जाएगा। और इसमें आपको इन डिस्प्ले बायोमेट्रिक सेंसर भी देखने मिलता है, जो कि अपडेट के बाद थोड़ा स्लो था, यानी कि सेकंड डिले था इसके अंदर, लेकिन अब ये बिल्कुल एक्यूरेटली फास्ट हो चुका है। बस क्लिक करो, यानी कि टैप करो और अनलॉक। तो अपडेट के बाद मुझे यहाँ पे पहला इंप्रूवमेंट देखने मिला है। तो Moto Edge 40 के डिस्प्ले क्वालिटी से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हुआ, मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं मिला। आपका जो वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी कि इस बजट में फुल पैसा वसूल डिस्प्ले के अंदर। और इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी देखने मिल जाती है, जो कि इस बजट में लेना बहुत बड़ी बात है। और मैंने इसको पानी में टेस्ट भी किया था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं मिली। लेकिन आपको एक बात बता दो कि भाई देखो, कुछ लोगों ने यहाँ पे इसको पानी में जानबूझ के डाला हुआ था तो उनको दिक्कत आई, उनके फोन डेड भी हुए, से लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं। और किसी किसी के कैमरा के अंदर मॉइस्चर भी आ चुका है, जो कि बाद में निकल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आ जाता है। तो ये कुछ सीरियस बातें हुई है, जबकि इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। मुझे कुछ ऐसा इशू नहीं आया, बट एक बात बोलना चाहूंगा कि जानबूझ के पानी में मत डालना, क्योंकि कोई भी कंपनी, मोटो हो, रेडमी हो, रियलमी हो, आईफोन हो या फिर सैमसंग हो, आपके फोन में IP रेटिंग हो और फिर भी आपका फोन पानी में जाता है गलती से या फिर जानबूझ के और वो डैमेज होता है, तो आपको इन वारंटी के अंदर भी कोई सर्विस नहीं मिलती, आपको पैसा अपने जेब से भरना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके UI एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत ही क्लीन और स्मूथ एक्सपीरियंस है, नो एड्स, नो ब्लोटवेयर। इवन की मोटो यहाँ पे गैलरी भी प्रोवाइड नहीं करता। इसमें आपको मिलता है MyUX, जो कि नियर बाय स्टॉक एंड्रॉइड का आपको फील करा के दे देगा। बट यहाँ पे कुछ मोटो के इनबिल्ट फीचर्स भी है जो कि आपका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा कर देते हैं। जैसे कि कुछ यूजफुल गेस्चर्स, यानी कि ऐसे आप चेक करोगे तो यहाँ पे टॉर्च जल जाती है,
कुछ ऐसे शेक करोगे तो कैमरा ऑन हो जाता है और साथ ही में सिक्योर फोल्डर और रेडी फॉर जैसे कुछ काम के फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो रेडी फॉर के थ्रू आप अपने फोन को लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर टीवी के साथ में वायरलेसली या फिर विद केबल के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको थिंग शील्ड की सिक्योरिटी मिलती है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे सिक्योर फोल्डर भी देखने मिलता है। तो इसमें कोई ऐप लॉक तो नहीं है, लेकिन आप अपने पर्सनल फोटोज और वीडियोज जो भी आपका डाटा है आप इसके सिक्योर फोल्डर में रख सकते हो। यहाँ पे आपको मोटो सिक्योर नाम से एक अलग सा ऐप मिलता है, जैसे कि सिक्योर फोल्डर यहाँ पे ही है। फिशिंग डिटेक्शन, नेटवर्क प्रोटेक्शन, पिन पैड स्क्रैम्बल जैसे यूजफुल फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और मुझे पर्सनली पिन पैड स्क्रैम्बल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कोई भी इजीली आपका पासवर्ड या फिर पिन जो है वो ध्यान से देखने के बाद भी समझ नहीं पाएगा, बिकॉज के स्क्रैम्बल हो जाता है। अब तक मुझे 144 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज के बीच में कोई भी लैग और जिटर्स देखने नहीं मिला। ये फोन बिल्कुल भी नहीं अटकता। और आप इसे 144 हर्ट्ज के ऊपर भी रखते हो तो लगभग 95% जो एप्लीकेशन है वो इसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो 144 हर्ट्ज के ऊपर चल जाते हैं। बट यहाँ पे कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है गूगल का डायलर। तो आप जब भी रिकॉर्डिंग करोगे तो जोर से चिल्ला के बोल देगा, ये साइलेंटली रिकॉर्ड नहीं करता। और यहाँ पे आपको AOD यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं मिलता। और ये फोन अभी चल रहा है एंड्रॉइड 13 के ऊपर। मोटो ने क्लेम किया है कि इसमें आपको 2 मेजर OS अपडेट और साथ ही में 3 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगी, यानी कि एंड्रॉइड 14 और 15 आपको इसमें देखने मिल जाएगा। बट एक छोटी सी दिक्कत यह है कि ये अपडेट बहुत ही स्लो पुश करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी अपडेट नहीं आती। तो ये जो चीज है ये अगर फिक्स कर दे तो फिर डेफिनेटली सब कुछ बातें अच्छी हो जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे इसका जो UI एक्सपीरियंस है बहुत ही क्लीन है, स्मूथ है, कोई भी आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलती, कोई एड्स नहीं मिलती। अभी हम बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो आपको भी मिलती है 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी। और अच्छी बात क्या है कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन बहुत ही स्लिम है। तो फोन स्लिम होने के फायदे भी है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है जो कि मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो बैटरी बड़ी और आपको मिलता है 68 वैट का फास्ट चार्जर इन बॉक्स के अंदर। और ये फोन चार्ज होता है 0 से 100% तक के 50 मिनट के अंदर, यानी कि 1 घंटे से पहले फोन चार्ज हो जाएगा आपका बिल्कुल 100% तक के फुल। बट यहाँ पे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि फोन चार्जिंग के टाइम पे गर्म होता है। हाँ, सच में गर्म होता है। तो ये फोन जब भी चार्जिंग के ऊपर रहेगा तो इसका तापमान लगभग 38, 39 या फिर 40 के आसपास रहता है, जो कि आपको वार्म तो फील होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हर एक फोन में आपको देखने मिलता है अभी के टाइम। बहुत ही कम फोन है जो कि चार्जिंग के टाइम पे गर्म नहीं होते। अगर बात हम करें आईफोन की, तो ये देखिए iPhone 13 है, ये सैमसंग का लेटेस्ट S21 FE है। तो भाई ये फोन भी हिट होते हैं, जबकि इनका आउटपुट क्या है 15 वैट और 25 वैट के बीच में। और मोटो तो यहाँ पे चार्ज हो रहा है 68 वैट के साथ में। इसका उपाय इतना ही है कि आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना और आपके रूम का जो एयर फ्लो है वो सही से बना रहे, यानी कि फैन ऑन रहेगा, खिड़की वगैरह यहाँ पे ओपन रहेगी। और जहाँ पे चार्ज लगाओगे वहां पे थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया नहीं होगा, यानी कि थोड़ा सा फ्री एरिया होगा, तो हीट जो है अपने आप यहाँ पे डिसिपेट हो जाती है। तो इसको आपको ज्यादा माइंड नहीं करना है, क्योंकि ये फोन गर्म तो होता है चार्जिंग के टाइम। अभी बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो मैंने इसको जितना भी यूज किया है, अपडेट के बाद में क्या फर्क आया इसमें, तो भाई इस अपडेट के बाद में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। मुझे भी यहाँ पे देखने मिला है, जो कि पहले इसका आइडियल रेंज बहुत ही ज्यादा था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है। और जितना मैं इसको यूज कर रहा हूँ बिल्कुल मिक्स यूज कर रहा हूँ, यानी कि कॉलिंग कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, फोन पे यूज कर रहा हूँ, साथ में इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देख रहा हूँ, BGMI प्ले कर रहा हूँ, कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये मुझे लगभग 1 दिन का बैकअप निकाल के दे रहा है, यानी कि 1 दिन निकल जाता है। और अगर मैं इसे थोड़ा नॉर्मल यूज करूँ तो ये 1 दिन के ऊपर बैकअप निकाल देता है। जैसे कि मैंने इसको सुबह चार्ज किया 8 बजे के आसपास और फोन चार्ज हो गया 9 बजे के आसपास, तो ये पूरा दिन और पूरी रात निकाल देता है मुझे। और नेक्स्ट डे इसमें सुबह 8 से 9 बजे के बीच में 10 से 15% के बीच में बैटरी बची रहती है। बट ऐसे यूज के अंदर मैं इसमें कैमरा यूज नहीं करता और गेमिंग बिल्कुल भी नहीं करता। और बात हम करें स्क्रीन ऑन टाइम की, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मुझे 6 से 6.5 घंटे का मिलता है स्क्रीन ऑन टाइम नॉर्मल से मीडियम यूज के अंदर। और थोड़ा हेवी टास्क करूंगा तो यहाँ पे लगभग 5 से 5.5 घंटे का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। अब जो लोग बोलते हैं कि बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होती है, तो उसका क्या यहाँ पे सोल्यूशन हो सकता है? क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहे हैं, ऐसे आपको देखने मिल सकता है दिक्कत। लेकिन आपको क्या सेटिंग करनी है? पहली बात तो आपके फोन में मोटो हब नाम से एक एप्लीकेशन है, इसको आपको ओपन करके एक्टिवेट नहीं करना है। इसको आपको सिंपल से लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाकर के अनइंस्टॉल कर देना है। अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो आपको बहुत सारे एड्स वगैरह देखने मिल जाती है आपके स्क्रीन के ऊपर, और ये बैकग्राउंड में चलती रहती है, तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। तो हो सकता है कि आपने इसको एक्टिवेट कर लिया होगा, तो इसको आप बंद कर दो। दूसरी बात ऐसी कि अगर आप यहाँ पे यूज करते हो 144 हर्ट्ज के ऊपर, तो आप इसको शिफ्ट कर दो 120 हर्ट्ज के ऊपर, तो आपकी बैटरी कम ड्रेन होगी। और फिर भी आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है तो आपको इसको ऑटो के ऊपर शिफ्ट कर देना है, जहाँ पे ये 60 से 90 के बीच में अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका बैटरी बैकअप और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। तीसरी बात की 5G कनेक्टिविटी, इस फोन में सफिशिएंट 5G की बैंड है और यहाँ पे 5G का स्पीड भी अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फोन 4G प्लस को भी सपोर्ट करता है। बट क्या है कि आप उसको 5G के ऊपर सेट करते हो और आपके एरिया के अंदर 5G कनेक्टिविटी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तो आपके फोन की बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होना फिक्स है। जैसे कि मैंने भी ऑब्जर्व किया, तो मैंने पहले 5G पे रखा हुआ था, जो कि एयरटेल के साथ में बिल्कुल स्टेबल नहीं था, तो बैटरी जल्दी गिर रही थी, क्योंकि वो बार बार शिफ्ट हो रहा था 4G 5G 4G 5G। फिर मैंने इसको 4G के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तब से बैटरी कम ड्रेन हो रही है। तो 5G स्टेबल हो तो ही 5G यूज करो, नहीं तो आप 4G यूज कर सकते। और चौथी बात ये कि आपको जाना है बैटरी के अंदर, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड ऐप यूज, और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑलवेज अलाउ, डोंट अलाउ और स्मार्ट यूज।
तो आपको जाना है डोंट अलाउ में, और आपको राइट साइड में ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद में लगभग सभी एप्लीकेशन को यहाँ पे डीप स्लीप कर देना है, यानी कि बैकग्राउंड में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे। कुछ काम के एप्लीकेशन है जैसे कि व्हाट्सएप है या फिर यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम वगैरह है, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम के है, तो आप इनको डोंट अलाउ मत करना, आप इनको स्मार्ट यूज के अंदर डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको और दो ऑप्शन मिलते हैं, जो कि है अडेप्टिव बैटरी, जो कि आपको ऑन रखना है, और नीचे इंप्रूव द बैटरी व्हाइल इनएक्टिव, तो आपको इसको भी ऑन करना है। और साथ ही में आपको डार्क मोड का यूज करना है, और आप जब भी रात में सोते हो तो आपका जो डाटा है या फिर वाईफाई उसको आप बंद कर दो, यानी कि आपकी बैटरी ओवरनाइट ज्यादा ड्रेन नहीं होगी। लगभग आपको 2 से 5% के बीच में ओवरनाइट यहाँ पे बैटरी ड्रेन देखने मिल सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको ये सेटिंग करना है ताकि आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन ना हो और आपको न्यू अपडेट भी ले लेनी है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस और हीटिंग के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बातें होती है कि ये फोन बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। अब आपको इसमें देखने मिलता है Dimensity 7030 का चिपसेट। इसको यूज करने से पहले मुझे लगा था कि ये चिपसेट इतना ज्यादा बेटर नहीं होगा और ये सेम स्नैपड्रैगन 695 जैसे परफॉर्म करेगा, बट मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये चिपसेट इस बजट में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि आपको यूट्यूब में 4K HDR तक का सपोर्ट मिलता है विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी अटके आप वीडियो देख सकते हो, और आपको फ्रंट और रियर में 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है, यानी कि चिपसेट कैपेबल तो है, और जो डे टू डे टास्क है वो बिल्कुल इसमें स्मूथली हो जाते हैं। बात हमारे गेमिंग की, तो यहाँ पे गेमिंग भी अच्छी हो जा रही है। आपको यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की सेटिंग मिल जाती है, और आप मैक्स HDR अल्ट्रा तक के जा सकते हो। वैसे मैं कोई प्रो गेमर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने इसमें गेमिंग की है BGMI, COD या फिर अस्पान 9 वगैरह, तो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। आप इस बजट में गेमिंग भी अच्छी कर सकते हो। कुल मिला के जो मैंने सोचा था कि 7030 Dimensity इतना ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस बजट के हिसाब से। बट बात हम करें हीटिंग के बारे में, तो कितना कितना गर्म होता है, कहाँ पे गर्म होता है, कब कब गर्म होता है, तो इसका मैं क्लियरली आंसर दे देता हूँ ताकि आपको सब कुछ बातें क्लियर हो जाए। तो भाई देखो, मैंने इसको जितना भी यूज किया है, मैंने इसके अंदर कैमरा यूज किया तो फोन गर्म होता है। अगर आप कैमरा से अगर रिकॉर्डिंग करते हो 4K रिकॉर्डिंग या फिर फुल HD रिकॉर्डिंग 2, 4, 5, 10 मिनट की, तो ये फोन मैक्स यहाँ पे 44, 45 तक की जाता है, यानी कि वहाँ पे गर्म हो जाता है। तो आप जब भी रिकॉर्डिंग करोगे फ्रंट से या फिर रियर से, तो फोन गर्म होना फिक्स है। बस यहाँ पे चेंज ये रहने वाला है कि आप कहाँ पे फोन यूज करो, यानी कि किस वातावरण में, इंडोर, आउटडोर, AC में, फैन के नीचे, आउटडोर धूप में, गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो कुछ वैसे यहाँ पे इसकी हीटिंग जो है परफॉर्म करेगी। यानी आप अगर आउटडोर हो, ज्यादा गर्मी है बाहर, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। सर्दियों का मौसम है, ज्यादा गर्मी नहीं है, तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा, यानी कि ज्यादा गर्म फील नहीं होगा। और वैसी बात है इंडोर की, अगर घर में फैन चल रहा है, AC चल रही है, कूलर चल रहा है, सही से एयर फ्लो चल रहा है, तो यहाँ पे इतना आपको गर्म फील नहीं होगा। लेकिन आपका घर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, आपके पसीने निकल रहे हैं, तो फिर ये फोन तो आपके और भी ज्यादा पसीने निकाल देगा। तो कैमरा यूज करते हो तो गर्म होगा, गेमिंग करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आधा 1 घंटा उससे ऊपर की, तो वहां पे गर्म होगा। और आप कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे फोन को गर्म कर देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स वगैरह, जो कि बहुत ही ज्यादा CPU कंज्यूम करते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा लेते हैं प्रोसेसिंग वगैरह। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इंस्टाग्राम रील्स या फिर FB रील्स वगैरह आप लगभग आधा घंटा स्क्रॉल करते हो, तो फोन लगभग 40 से लेकर 43, 42 के आसपास जाता है। अगर बाहर का तापमान या फिर घर का तापमान थोड़ा कूल हो, तो फिर ये कम गर्म होगा। बट कुल मिला के यहाँ पे तापमान तो जल्दी इंक्रीज हो ही जाता है। लेकिन यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह, ऑडियो कॉल वगैरह, या फिर नॉर्मल कुछ छोटे मोटे काम, वहां पे ये फोन इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं चलती। तो ये फोन उस टाइम पे आपको हल्का फुल्का गर्म फील हो सकता है, यानी कि 37, 38 के आसपास, लेकिन वो हीटिंग इश्यू नहीं होता। और ये नॉर्मल टास्क में आपको गर्म इसलिए भी फील हो सकता है बिकॉज कि यहाँ पे स्लिम फोन है, बहुत ही स्लिम फोन है, और इतने पतले फोन में यहाँ पे सब कुछ फिट कर दिया है। और साथ ही में यहाँ पे Dimensity का चिपसेट, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे गर्म तो होते ही है। तो आपका सवाल फाइनली ये हो सकता है कि भाई देखो, समझ नहीं आ रहा है, गर्म होता भी, आप बोल रहे हो गर्म कम भी होता है, तो क्या कर सकते हैं। तो भाई देखो, फोन खरीदोगे तो माइंड में ये रखना है कि ये फोन गर्म होने वाला है। हेवी टास्क करोगे तो मैंने आपको जो बताया, वैसे नॉर्मली भी ये आपको हल्का फुल्का गर्म हो सकता है, यानी कि फील होगा। अगर बाहर का तापमान ज्यादा होगा, यानी समर का मौसम होगा, तो ज्यादा फील होगा, कम गर्मी होगी तो कम फील होगा। बट इसको लेकर आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होगी। खरीदना चाहते हो तो बिंदास बाय करो, बट दिमाग में से हीटिंग का इशू निकाल दो, क्योंकि हल्का फुल्का आपको वार्म फील हो सकता है। जो बात क्लियर थी मैंने आपको क्लियरली बता दी। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं कैमरा की। तो रियर में 2 कैमरा है, 50 MP का मेन कैमरा विद OIS के साथ में, 13 MP का अल्ट्रा वाइड, और सेल्फी है 32 MP का। कैमरा सेटअप और मेगापिक्सल आपको अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जो रियल क्वालिटी है कैमरा की, उसमें थोड़ी दिक्कत मिलती है। बट अच्छी बात यह है कि इसमें आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो रियर और फ्रंट के अंदर भी। और बात हम करें कैमरा के अंदर इंप्रूवमेंट की अपडेट के बाद में, तो ये जो अपडेट आई थी इसके बाद आपको कैमरा में इंप्रूवमेंट तो देखने मिलते हैं। जैसे कि सेल्फी कैमरा जो है वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नॉर्मल फोटोज हो, पोर्ट्रेट फोटोज हो, या फिर सेल्फी के अंदर 4K रिकॉर्डिंग हो, सेल्फी क्वालिटी मुझे डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी लग रही है। यानी कि सेल्फी के अंदर बहुत ज्यादा इतना बूस्ट नहीं कर रहा है, कलर सही से रह रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बूस्टेड नहीं है। बट जो रियर कैमरा है वहां पे एक दिक्कत अभी भी आपको फेस करनी पड़ती है, जो कि अपडेट के पहले भी थी और बाद में अभी भी है। रियर कैमरा इसका जो मेन है या फिर जो अल्ट्रा वाइड है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है। वैसे रियर से फोटोज जो है वो अच्छी निकल जाती है,
चाहिए डे में, नाइट में वगैरह, यानी कि इस बजट के हिसाब से आपको सही क्वालिटी मिल जाती है। बट जो कलर्स है ना, ये उनको बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर देता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसको सैचुरेट कर देता है, क्योंकि जब ऐसी फोटोज निकल के आती है तो वो बिल्कुल लगती है अननेचुरल। वैसे किसी किसी को फोटोज अच्छी लग सकती है बहुत ही ज्यादा बूस्टेड या फिर बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड, बट रियलिटी ये है कि इसके ऊपर काम मोटो करना चाहिए। तो इस बजट में मोटो H40 Neo का कैमरा ओके आपका काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल मिडल का है, यानी कि एवरेज है। तो कुल मिला के मोटो H40 Neo अंडर 25 के बजट में एक बैलेंस और कंप्लीट पैकेज तो है, बट अभी के टाइम पे ये फोन बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड या फिर ओवर हाइप स्मार्टफोन बन चुका। बट मेरे अकॉर्डिंग ये फोन सभी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अंडर 25 के इस फोन से बहुत ही अच्छा कैमरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कैमरा से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आपको लग रहा है 4K रिकॉर्डिंग है फ्रंट और रियर में, तो भाई हाँ ठीक है, लेकिन क्या है कि आउटपुट उतना ज्यादा बेटर नहीं है फोटो और वीडियोस वगैरह का भी मैंने आपको बताया कैसे क्या कुछ है। तो कैमरा वाले जो है वो थोड़ा इसको इग्नोर ही कर सकते हैं, तो बाद में आपको रिग्रेट फील होगा। और जिनको हीटिंग इश्यू बिल्कुल भी नहीं चाहिए वो भी इस फोन को थोड़ा सोच समझ के बाय करो, बिकॉज कि ये फोन हेवी टास्क में गर्म तो होता ही है, साथ में नॉर्मल टास्क के अंदर भी आपको हल्का फुल्का वार्म फील हो सकता है। तो आप इस बात से बिल्कुल रेडी नहीं हो तो बिल्कुल आप इसको स्किप कर सकते हो। कैमरा और हीटिंग इश्यू की बात करें तो अपडेट से क्या ये फिक्स हो सकता है? तो मुझे लगता है कि नहीं, इतना ज्यादा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट्स अगर आपको बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सोच समझ के बाय करना। अदरवाइज इन दो पॉइंट्स को आप हल्के में ले रहे हो, यानी कि आपको चलता है कैमरा ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का फोन गर्म होता है कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे, तो फिर ये फोन इस बजट में एक बेस्ट स्मार्टफोन बन सकता है आपके लिए, आउटस्टैंडिंग स्मार्टफोन इस बजट में। सब कुछ बातें मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही में सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।